Welcome back dear parents. In geography आप सुन पाए ऑनलाइन क्लासेस एंड हियर वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी। इसमें हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16 जो कि आरक्षण से विवादित आरक्षण से संबंधित था, और लास्ट वाली वीडियो हमने आर्टिकल 17 अस्पृश्यता था, और आर्टिकल 18 जो कि उपाधियों से संबंधित था, हमने उस पर चर्चा की। आज का जो हमारा ये इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो एक समानता का जो अधिकार था हमने उसे कंप्लीट कर लिया। जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो समानता का अधिकार आपके मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया आपको संविधान के द्वारा, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 19 जो है यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार की बात यहाँ पे की जा रही है, और इसमें हम बात करेंगे तो मैं आपसे पहले बता दूँ कि जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, इसमें आप सभी जानते हैं कि मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएँ थी। मैंने एक बार पहले भी इसको डिस्कस किया था। अब मैंने आपको बताया है कि पहले आप तो इतना समझ लें कि मूल संविधान में सात जो स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, तो आपके लिए मेरे पास प्रश्न ये है कि जो 7वीं स्वतंत्रता थी जिसे मूल संविधान में रखा गया था उसे निकाल दिया गया। वो निकाला गया तो कहाँ गया और कौन सी स्वतंत्रता है वो है, और वर्तमान में 6 तो हम पढ़ेंगे ही आज। लेकिन अभी जो मूल संविधान जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो 7 स्वतंत्रताएं थी, एक स्वतंत्रता उसमें से हटा दिया गया, मूल अधिकार में से हटा दिया गया। ठीक है, वो मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ उसे रखा गया, आप थोड़ा सा अपना पिछला नोट्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर देंगे कि वो कौन सा अधिकार था स्वतंत्रता का जिसे कि मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए जो लिखा गया कि मूल संविधान में मौलिक, इसका मतलब ये है कि मूल संविधान मतलब कि मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार में कितनी स्वतंत्रता थी, 7 स्वतंत्रताएं थी। ठीक है, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार में 7 स्वतंत्रताएं थी। यहाँ पे आप ये ना समझेंगे कि मूल संविधान से ही बाहर निकाल दिया गया, मतलब मूल संविधान में तो अभी भी है, मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये मौलिक अधिकार में नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसे। तो वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं, वो कौन सी है मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बात करें अगर तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका। ठीक है, इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, इससे संबंधित ढेर सारे विवाद हैं, हम इस पर भी देखेंगे। और अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो फिर आप स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, हम इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है इसमें आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास बी, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास सी, संगठन बनाने और सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता। ठीक है, और सहकारी संस्थाएं मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए इसको 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया, जिसको भी आप एक फैक्ट के तौर पर ध्यान रख लेंगे। फिर आप देखते हैं आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास डी, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास डी, भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास जी, कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। यहाँ पे आप देखेंगे A B C D E F, ओहो सॉरी यहाँ पे तो F होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे G लिखा गया। ठीक है, एक गलती होगी, दरअसल यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई, आप सभी ध्यान रखेंगे। जो लिखा गया बिल्कुल सही लिखा गया, क्योंकि आपके लिए मैंने एक प्रश्न यहाँ पे शुरुआत में रखी है। तो ये 6 स्वतंत्रताएं आपको दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन जो 7वीं स्वतंत्रता है वो मिसिंग है। ठीक है, अब वो मिसिंग कौन सी है आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कौन सी मिसिंग है, और लेकिन आपको ये बताना है कि वो स्वतंत्रता का नाम क्या था, कि वो कौन सी स्वतंत्रता थी, और मूल संविधान मतलब मूल संविधान में मौलिक अधिकार से हटा करके वो उसे बाहर मौलिक अधिकार के बाहर कहाँ रखा गया है। ठीक है, ये आपके लिए मेरा पास प्रश्न है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि ये गलती से यहाँ पे ई के बाद जी लिखा गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये है, इसमें हम चर्चा करेंगे। आइए कुछ और बातों को देखते हैं। देखिए इसमें जो आपके ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जो बात की जा रही है, ठीक है, तो इसमें होता ये है कि हम आजकल समाज में आप देख रहे हैं कि मतलब ये कहा जाता है कि जो भारत देश है, जो आपका कंट्री खुद का है, इसमें ये कहा जाता है कि जो मतलब सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है लोगों को, कोई कुछ भी कह दे। ठीक है, किसी को कुछ भी कहना, कोई कुछ भी कहना चाहता है वो कह दे, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे सबको स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आप जो चाहें, आप मतलब विचार आप प्रकट करना चाहते हैं, आप प्रकट करना, कुछ कहना चाहते हैं, आप कोई अभिव्यक्ति आपकी है तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, हर तरीके से आपको यहाँ पे जो है छूट दी जाती है। ठीक है, और इसी के दम पे आप देखते हैं तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मतलब कुछ भी उटपटांग बोलते हैं, फिर कहते हैं कि भारत के संविधान ने हमको जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है। ठीक है, मतलब कुछ भी उटपटांग बोल देंगे जो कि समाज के, देखा जाए तो समाज के मतलब शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए जो है खतरा होता है। लेकिन फिर भी जब कह देंगे तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई भारत के संविधान ने हमको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, तो हम जो चाहेंगे, हमारे मन में जो आएगा हम वो बोलेंगे। ठीक है, भले ही हम एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज करें, लेकिन हमारे मन में जो आएगा वो बोलेंगे। ठीक है, इस तरह का आप देखिए बहुत ज़्यादा विवाद चला है एक समय से, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विवाद बातें चली हैं, काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है। और लगभग हर प्रत्येक व्यक्ति को आप सुनते हुए क्या मतलब ये पाएंगे कि वो कहता है कि भाई भारतीय संविधान ने हमको बोलने की क्या दी, आज़ादी दी है। लेकिन आज़ादी तो दी है, ये तो सभी कहते हैं। ठीक है, सभी कहते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए,
ठीक है। शांतिपूर्ण एवं स्वस्थ रही सम्मेलन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास बी। संगठन बनाने और सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास सी। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास डी। भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ई। और कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास जी। ये तो सभी लोग कहते हैं कि इस तरह की हमारी जो समझौता, मतलब अगर कोई बोल दे कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आप तुरंत ये सब फटाफट रट्टू तोता जैसा बता देंगे कि नहीं नहीं, ये देखिए ये ढेर सारे हमारे पास जो संविधान ने हमको अधिकार प्रदान किए, आर्टिकल 19 क्लास 1 ए बी सी डी ई जी, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंतर्गत हमें संविधान ने जो है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की है, तो इसलिए हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन लोग इतना तो कहते हैं, इतना तो जानते हैं कि हाँ ये अधिकार हमें प्रदान किए, लेकिन फिर आगे वो चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि संविधान ने जो है इस पर कुछ सीमाएं भी लगाई हैं, ठीक है। अरे भाई बोलने की आज़ादी है तो अच्छी बात, इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी बोलोगे, हाँ बोलने की आज़ादी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि कुछ भी बोल दोगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि लोग इसकी बात तो करते हैं कि आज़ादी मिली है, लेकिन इसकी बात लोग नहीं करते हैं, न शायद जानते भी नहीं होंगे कि इन अधिकारों पर जो है आपकी कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है। इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं भी लागू की गई हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसे चाहें जो चाहें वो बोल दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। लागू की गई वो कौन सी सीमाएं हम देखते हैं। देखिए संविधान में इनमें से प्रत्येक स्वतंत्रता पर क्या लगाई गई, सीमा लगाई गई है, ठीक है। तो इनका एक लिमिट है, वो कौन सी है इसको हम देखते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई किसी के सामने सीना तान के कहते हैं कि हमारे संविधान ने मुझको जो है विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की, मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ, ठीक है। किसी सामने आप सीना ठोक के कहते हैं ऐसे, तो फिर कहते हैं ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपको फिर वहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे कुछ सीमाएं हैं, मतलब जो आपकी विचार एवं व्यक्ति उस पर संविधान ने जो है 8 सीमाएं भी लगाई हैं। उन सीमाओं को भी आप ध्यान में रखकर ही विचार एवं व्यक्ति को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब वो सीमाएं क्या है, ध्यान देते हैं, ये बात करते हैं इस पर कि भारत की एकता एवं अखंडता, ऐसा कोई भी वक्तव्य आप नहीं देंगे, ऐसा कोई भी विचार नहीं रखेंगे जो भारत की एकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता हो। भारत की अखंडता मतलब भारत को तोड़ने की बात करता हो, ठीक है, भारत के बंटवारे की बात करता हो, ऐसे अगर विचार अभिव्यक्ति का आप प्रयोग करते हैं तो फिर वो क्या है, वो एक तरह से देश जो यहाँ पे गिना जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप भारत की एकता और अखंडता की बात करें, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे जेएनयू में भी काफ़ी ज़्यादा मामला उठा था इस तरह से। तो आप अगर देखिए, मैंने आपसे शुरुआत नहीं बताया था कि व्हाट विल यू गेट इफ आई स्टार्ट पॉलिटी, मतलब इन माई पॉलिटी लेक्चर। अगर आप ये वीडियो देखें कि व्हाट विल यू गेट इन माई पॉलिटी लेक्चर, और ये वर्क जब हमने बात की कि सिलेबस और ये वर्क हमने बात की तो आपका कार्य क्या है, तो उसमें मैंने सोचा कि देखिए संविधान को समझना ठीक है, मैं आपको एक मतलब बात तो समझ, तो प्रेजेंट डेवलपमेंट तो बता दूंगा आपको कि अभी वर्तमान तक क्या है, मैं आपको ये इस पर तो चर्चा कर दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें आपके ऊपर रहेंगी ना, फिर आप चीज़ों को कैसे आगे ले जाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लगातार न्यूज़ में रहते हैं, टच में रहते हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर जो सबसे बेहतर माध्यम है कि आप न्यूज़पेपर में अगर चीज़ों को देखते रहेंगे तो आपको एक मतलब लगातार समझ आपकी जो है राज्य व्यवस्था की ना वो बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अभी जेएनयू में मामला हुआ था उसमें भी इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई थी। दूसरी अब मतलब सीमा ये लगाता है कि राज्य की सुरक्षा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। आपके विचार या अभिव्यक्ति से राज्य को कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसमें अगर राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध आप कोई विचार या अभिव्यक्ति अपना दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फिर ये आपका मौलिक अधिकार नहीं, मतलब राज्य के खिलाफ अगर विद्रोह कर रहे हैं आप, तख्ता पलट इत्यादि की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, अगर इस प्रकार की गतिविधियों में आप शामिल हैं तो ये जो है विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये उनका सीमांकन करता है, ये सीमा है, इससे ऊपर आप आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है। किसी विदेशी राज्य के साथ अगर संबंध अच्छे हैं तो उसमें आप संबंध में जो है व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं या फिर विभिन्न प्रकार से संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी आपके विचार एवं व्यक्ति के अंतर्गत मौलिक अधिकार आपको नहीं दिया गया, बल्कि एक सीमा है, आप इस सीमा को पार नहीं कर सकते, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। लोक व्यवस्था मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप डिस्टर्ब करने का वाला वक्तव्य देते हैं, विचार रखते हैं, तो इससे क्या है, फिर यहाँ पे ये आपका मौलिक अधिकार नहीं बल्कि ये उसका उल्लंघन है, ठीक है। इसका तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप देखते होंगे आए दिन लगभग कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे वक्तव्य देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं जो कि बहुत ही मतलब असामाजिक जैसा होता है। तो इस प्रकार की समस्याएं हम लगभग प्रतिदिन ही देखते हैं न्यूज़पेपर इत्यादि में। तो इस प्रकार की भी अगर आप अभिव्यक्ति करते हैं तो ये क्या है, आपकी मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, न कि आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये आपका स्वतंत्रता नहीं है। सदाचार मतलब कि आचार, अगर आपका अश्लीलता फैलाते हैं, अनैतिकता फैलाते हैं, तो ये भी एक क्या है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध की बात है। मतलब सदाचार अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सदाचार के विरुद्ध अगर आप रहते हैं तो फिर ये क्या है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। न्यायालय की अवमानना करते हैं, मतलब न्यायालय की बात नहीं मानते हैं, तो फिर ये भी मौलिक अधिकार में आपको ये स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये उसकी क्या होगी, मौलिक अधिकार
के रूप में आप इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी एक समझ मतलब एक ये भी सीमा है। मानहानि, किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे मतलब कुछ भी बोल देंगे, उसके मान सम्मान पे आप ध्यान नहीं रखेंगे, उसको जो चाहे वो बोल देंगे, तो इस पर भी समस्या है। मतलब ये भी आपका विचार या व्यक्ति के अंतर्गत आपकी मौलिक अधिकार नहीं है, आपकी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये क्या है, सीमा है उसकी। आप देख रहे होंगे इसमें, अगर आप लोग न्यूज़ से कनेक्टेड होंगे तो जो अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली का मामला है, इसमें आप देखेंगे कि मतलब अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर जो मानहानि का जो केस दायर किया है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा ना, न्यूज़पेपर इत्यादि आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पॉलिटी की समझ अच्छी होती जाएगी, क्योंकि पॉलिटी जो है न्यूज़पेपर इत्यादि से जो प्रेजेंट की घटना है, इससे ही हम समझते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। अपराध उद्दीपन की बात करें तो अपराध के लिए मतलब अगर किसी को आप अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं तो ये भी क्या है, मौलिक अधिकार थोड़ी है। आप किसी अपने विचार के लिए, अपने विचारों द्वारा अगर किसी को आप प्रेरित कर रहे हैं कि तुम अपराध करो, ठीक है, मतलब अगर किसी को आप कह रहे हैं कि भाई तुम जाके यहाँ पे बम ब्लास्ट कर दो, ठीक है, अपने विचारों से, अपने व्यक्ति द्वारा उसको आप प्रेरित करके कह रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका मौलिक अधिकार है कि आपको इस तरह के विचार उसको दें, इस तरह से आप बातों को बताएं, ठीक है, ये गलत है। ये क्या है, मौलिक अधिकार का क्या है, विरोध है। ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है इस तरह के वक्तव्यों को देने का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग जानते तो हैं कि विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता उनको संविधान प्रदान करता है, लेकिन लोग सीमाओं को नहीं ध्यान देते हैं, लोग सीमाओं की बात नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, आप एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स हैं तो आप यू मस्ट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ लिमिटेशंस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इम्पोज्ड ओवर दिस राइट्स। ओके, राइट्स ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम, ओके, सॉरी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो राइट्स ऑफ फ्रीडम। तो हम फ्रीडम पे किस तरह की समान मतलब लिमिटेशंस लगाए गए हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब बात करें, अगर दूसरे की बात करते हैं तो शांतिपूर्ण, देखिए मेन जो वही है, आपका जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वही मेन है। तो शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन पर कौन सी सीमाएं लगाई गई, वही कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, मतलब भारत की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कोई सम्मेलन नहीं करेंगे, भारत की अखंडता को तोड़ने वाली कोई बात नहीं करेंगे, और लोक व्यवस्था को बनाए रखने वाला कार्य करेंगे। अगर लोक व्यवस्था के विरुद्ध अगर आप कार्य करते हैं, कोई सम्मेलन करते हैं, शस्त्र से युक्त सम्मेलन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका मौलिक अधिकार के तहत आपकी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आप क्या है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध जा रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अभी शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन पर भी इस प्रकार की सीमाएं लगाई जाती हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता तो दी जाती है, लेकिन उसमें भी 3 सीमाएं हैं। कौन सी सीमाएं हैं कि भारत की प्रभुता एवं अखंडता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। कोई भी संगठन अगर आप बनाते हैं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिर अलग देश की मांग करने लगे कि नहीं ठीक है हम भारत से अलग होना चाहते हैं, ठीक है, भारत को हम खंडित करना चाहते हैं, इस प्रकार की बात आप ना करें। बल्कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि राज्य कुछ कह रहा है और आप कुछ कर रहे हैं, मतलब राज्य कह रहा है कि नहीं तुम ये काम मत करो, आप कह रहे हैं नहीं हम तो संप्रभु हैं, ठीक है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, राज्य जो हमारे ऊपर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। इस तरह का भी अगर कार्य करते हैं तो ये भी आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये आप मौलिक अधिकार के विरुद्ध जाने का प्रयास करते हैं। लोक व्यवस्था की बात वही बात है, लॉ एंड ऑर्डर अगर आप डिस्टर्ब करते हैं संगठन बना करके, कि किसी संगठन को बना लेते हैं, फिर कहते हैं, फिर जाके जो है मतलब लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं कि कुछ नहीं है, जो है सब हम हैं, हमसे ही ये पूरा यहाँ पे समाज है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी कोई मतलब संगठन अगर ऐसा बनाते हैं और इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं तो ये फिर आपका ये मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि ये इसका विरोध है। सदाचार की बात हमने पहले कर ली। तो शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन पर सीमाएं लगाई गई हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई गई हैं। आइए बात करते हैं आगे, कहीं आने जाने और निवास करने की स्वतंत्रता। देखिए इस पर भी कुछ सीमाएं हैं कि सार्वजनिक हित, ध्यान रखें कि अगर आप कहीं जाकर किसी जगह रहने लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर समुदाय को अगर कोई समस्या नहीं हो रही, ठीक है, सार्वजनिक जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, मान लीजिए होता है ना कि जो जनजाति जो एरियाज हैं उसमें लोगों को मतलब बाहर से बसने की इजाज़त नहीं रहती आमतौर पर, ठीक है, तो क्योंकि वो उनका एक अलग ही उनका समाज होता है, वो अपना अलग ही जीवन बसर करते हैं, तो बाहरी दखलों बर्दाश्त नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मतलब सार्वजनिक हित को ध्यान रखते हुए कहीं आने जाने की स्वतंत्रता को आपको रोका जा सकता है कि नहीं आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे आप निवास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति का हित यहाँ पे आप ध्यान रखें, मैंने अभी बात की उससे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बात की आपसे कि अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र होता है उसमें ये पसंद नहीं करते कि कोई बाहरी लोग इनके यहाँ आके निवास करें। तो सार्वजनिक हित के आधार पर भी आपको कहीं आने जाने से रोका जा सकता है कि नहीं, अभी अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दंगा भड़क सकता है, लोगों की सुरक्षा जो खतरे में पड़ सकती है, तो इस प्रकार की भी अगर मतलब स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर भी आपको जाने से रोका जा सकता है। और ये कहीं किसी भी प्रकार से जो है आपके मौलिक अधिकार, जो कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है वो संविधान प्रदान करता है, उसका उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि ये क्या ऐसी सीमाओं के अंतर्गत ये कार्य करता है। ओके, बात करें अगर पेशा या व्यवसाय, मतलब राज्य द्वारा तकनीकी अर्हताएं तय की जैसे, मतलब किसी भी जॉब के लिए बताया जा सकता है कि भाई आप इसमें बीटेक करेंगे या फिर बीएससी की चाहिए, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के होने चाहिए, फिर आप इसमें जो है साइंस सब्जेक्ट, मतलब मिला जुला के कहने का मतलब तात्पर्य है कि उसमें एक योग्यता निर्धारित की जा सकती है कि देखिए अगर आपको ये पेशा, अगर आपको ये व्यवसाय करनी है तो इसके लिए ये योग्यताएं हैं, अगर आप इन योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आप देखेंगे तो कहीं से मतलब स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक वहाँ पे क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है।
और दूसरी बात ये भी कि राज्य के पक्ष में एकाधिकार का सृजन किया जाता है, मतलब किसी व्यापार को अगर लेकर राज्य चाहे कि हम ही केवल इसको ध्यान दें, मतलब हमारे अंदर ही कंट्रोल में ये चीज़ें रहें, कोई और आम नागरिक या फिर निजी संस्था इसको बढ़ावा ना दे या निजी संस्था के अंडर न रहे ये। तो इस प्रकार का अगर राज्य मतलब कोई कदम उठाता है जिसमें कि उसका एकाधिकार हो, तो वो भी जो है आपके मौलिक अधिकार, मतलब जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है उसको जो है ये उल्लंघित नहीं करता, मतलब उसका उल्लंघन नहीं करता। जैसे अफीम व्यापार की बात करें तो अगर अफीम मान लीजिए सभी लोग घर अगर सभी लोग अफीम उगाने लगे तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो चाइना के साथ हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो है चाइना के साथ किया गया था अफीम व्यापार को लेकर के। तो यही समस्या फिर वहाँ पे भी पैदा होगी। ठीक है, क्या करते थे वो चाइना में ले आके जो है चाय ले आके देते थे और वहाँ से अफीम जो है मतलब अफीम यहाँ से ले आके देते थे, वहाँ चाइना से जो चाय जो है इंपोर्ट करते थे। तो इस प्रकार से समस्या यहाँ पे बढ़ी। तो मतलब मिला जुला कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि राज्य जो है किसी भी एक कार्य पर जो है अपना एकाधिकार रख सकता है, वो किसी भी प्रकार से आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रता का जो है उल्लंघन नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हमने इन चीज़ों को देख लिया कि कौन से मौलिक अधिकार हमारे पास, मतलब स्वतंत्रता कौन कौन सी है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, हमारे पास कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। और एक जो स्वतंत्रता की बात हमने की थी जिसको मैंने बताया कि आप प्रश्न उसका मुझे आंसर देंगे, तो आप उसे देंगे आंसर। अब हम बात करेंगे इसमें अलग तरीके से, मतलब एक अलग हम लेके चलेंगे आर्टिकल 19 क्लास में सब क्लासेज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फिर इसके बाद जो बाकी की चीज़ें तो इसी के अंतर्गत लगभग सारी चीज़ें वही हैं, सेम ही है, उसमें कोई अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मेन आपका वो यही है, इसे ये पढ़ लेंगे तो आपका जो है माइंड जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए बात करते हैं आज हम आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए। देखिए इसमें एक हम पहले केस से शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बना भारत संघ 1985 में एक केस आता है, न्यायालय में जाता है और उस केस में न्यायालय देखिए कुछ अपना तर्क देता है। क्या न्यायालय कहता है उसके बारे में, केस के बारे में क्या न्यायालय का तर्क रहता है, उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए न्यायालय कहता है कि न्यायालय तर्क देता है कि अभिव्यक्ति का जो स्वरूप है ये लिखित मतलब रिटन भी हो सकता है, मौखिक मतलब वर्बल भी हो सकता है और हाव भाव मतलब कि जेस्चर भी हो सकता है। तो सभी जानते हैं, देखिए मान लीजिए आप कुछ बातों को जो है आप मतलब डेली आप रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में आप कुछ बातों को कह कर बताते होंगे, कुछ बातों को आप लिख कर बताते होंगे। आप अगर एग्जाम लिखते हैं तो आप लिख कर बताते होंगे, वाइवा देते होंगे तो आपको कह कर बताते होंगे। कभी आप इशारों में चीज़ों को बताते हो घर पे, या फिर आपका जो मतलब निकटवर्ती साथी होता होगा, या फिर घर में ही आप, या फिर किसी दोस्त के यहाँ, मतलब कोई अगर बात आपसे पूछता है तो आप इशारे में कह देते हैं, मतलब मुड़ हिला देते हैं कि हाँ ठीक है, हाँ तो ऊपर नीचे एक बार कर देंगे, नहीं तो एक बार दाएं बाएं कर देंगे। हाँ, तो इस तरह से इशारों में, फिर आंखों के इशारों से आप आंखों की पुतलियों को बड़ा करके छोटा करके इशारे में आपको क्या करते हैं, चीज़ों को वहाँ पे बता देते हैं। तो एक मतलब अभिव्यक्ति का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो लिखित ही नहीं है, केवल मौखिक ही नहीं है, बल्कि वो इशारा मतलब हाव भाव को भी यहाँ पे न्यायालय ने बताया कि जो अभिव्यक्ति का स्वरूप है ये तीनों ही अभिव्यक्ति के स्वरूप है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति को इसमें से तीनों में से किसी भी रूप में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि एक प्रकार से देखा जाए तो न्यायालय ने अभिव्यक्ति को क्या कर दिया, यहाँ पे परिभाषित कर दिया। और प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए प्रेस एक अनिवार्य शर्त है। न्यायालय भी कहता है कि अगर प्रभावशाली अभिव्यक्ति की आवश्यकता है तो यहाँ पे प्रेस एक अनिवार्य, मतलब प्रेस बहुत ही जरूरी है एक बेहतरीन एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए। अतः प्रेस की स्वतंत्रता जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस क्या कहता है, प्रेस क्या कहना चाहता है, अगर उसको देखा जाए तो प्रेस भी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है स्वतंत्र है। उसको भी इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए जो कि एक आम नागरिक को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। तो वो सारे अधिकार जो प्रेस को भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। मतलब ये कि अभी तो आपको केवल नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन अब जो प्रेस जो आपकी है इसको भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, और ध्यान रखेंगे आप कि इसमें भी जो है 8 सीमाएं जो हैं जो बाकी नागरिकों को के ऊपर लगती हैं वो इस पर भी लगाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेस भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बात हो जाती है। मतलब हमारे समाज में आप देखते हैं तो प्रेस का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आइए देखते हैं कि भारत के समाज में प्रेस का क्या महत्व है। ठीक है, तो हम इसमें देखें तो जो प्रेस के बिना लोकतंत्र क्या है, अधूरा है। प्रेस के बिना लोकतंत्र क्या है, अधूरा है। इसे कहते हैं 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जो प्रेस है, अगर ये प्रेस नहीं रहेगा तो आपका लोकतंत्र जो है क्या पूरी तरीके से अधूरा, ये इतना इसका इंपॉर्टेंट है। मतलब कितनी बड़ी बात देखिए यहाँ पे कही जा रही है कि प्रेस के बिना आपका पूरा लोकतंत्र ही क्या है, अधूरा है। मतलब एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे बात की जा रही है। और साथ ही साथ इसे कहा जा रहा है कि ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। देखिए 4th पिलर मतलब आपके दिमाग में जरूर से एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि तो 1st, 2nd और 3rd पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कौन से, तो आप देखिए जानते हैं, बस आप उसको नाम से नहीं जानते हैं, आप सभी जानते हैं। 1st पिलर जो है आपका लेजिस्लेचर है, 2nd पिलर जो आपका वो एग्जीक्यूटिव है, और जो 3rd पिलर है आपका जुडिशरी है, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो है 1st, 2nd और 3rd पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसे जो प्रेस को माना जाता है कि प्रेस जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। और साथ ही साथ बात करें तो प्रेस का महत्व और कैसे है कि प्रेस जो सरकार को उत्तरदायी बनाता है और तानाशाही से अच्छा करता है। जाहिर सी बात है
सरकार मतलब कैसी सरकार है, क्या कर रही, काम कर रही है या नहीं कर रही, सारी चीज़ों को जो है प्रेस जो है जनता के बीच में लेकर जाते हैं और इसको बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सरकार की जो उत्तरदायित्व है यहाँ पे वो बढ़ा देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और तानाशाही से रक्षा करता है सरकार, जबरदस्ती मतलब जो मन धन अपने मन से जो मन कहे वो, चाहे वो जनता के हित में हो या ना हो, उस तरह के कदम नहीं उठा सकती है। इस प्रकार से भी देखते हैं कि तानाशाही से भी रक्षा करती है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। भारत के रूढ़िवादी समाज में प्रेस समाज सुधार का भी एक प्रमुख साधन है। जाहिर सी बात है, आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो छुआछूत इत्यादि समस्याएं जो हमारे समाज में अभी भी विद्यमान है, जातिगत विविधताएं मतलब जातिगत विविधता जो विद्यमान है, समाप्त करने में भारत में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे योगदान दे सकते हैं। मतलब जो विभिन्न रूढ़वादी व्यवस्थाएं अभी भी हमारे समाज में चलती हैं, उसको भी प्रेस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से उसको जो है दूर करने का यहाँ पे एक बेहतर माध्यम हो सकता है। ठीक है, भारत में प्रेस जो है जनता की राजनीतिक शिक्षा का प्रमुख साधन है। जाहिर सी बात है कि आप सरकार की जो नीतियाँ इत्यादि होती हैं उनको भी आप रोज़ बैठे आप न्यूज़पेपर में या फिर आप टीवी चैनल्स में देख सकते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स आते हैं, कार्यक्रम क्या सरकार के हैं, क्या सरकार की उपलब्धियां हैं, क्या विफलताएं इत्यादि को आप क्या करती है, ये जो प्रेस होती है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे वो आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से क्या करती है, जनता तक पहुँचाने का प्रयास करती है, कार्य करती है। तो एक प्रकार से आप देखते हैं कि प्रेस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये क्या करती है, भारत के समाज में भारत के लोगों को जो है रूढ़िवादी सोच से, रूढ़िवादी व्यवस्थाओं से ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास करती है और सरकारी नीतियों के बारे में बताती है कि क्या नीतियाँ किस चीज़ को लेकर क्या नीतियाँ बनाई जा रही हैं, क्या कार्यक्रम विभिन्न चल रहे हैं, क्या सरकार की उपलब्धियाँ रही हैं, क्या विफलताएं रही हैं। इन सब बातों को जो लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कार्य किया जाता है प्रेस के माध्यम से। और इस प्रकार से आप देखते हैं इन सभी चीज़ों के माध्यम से ये प्रेस क्या करता है, सरकार को उत्तरदायी बनाता है, क्योंकि सरकार भी देखती रहती है कि क्या हमारे बारे में चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं या पॉजिटिव चल रही हैं जनता के बीच में, और हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या जनता के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, या फिर हम कुछ कार्य कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को भी सरकार के सब चीज़ों को भी प्रेस जो है आम लोगों तक पहुंचाती है और तानाशाही से रक्षा करती है। अगर देखिए, अगर प्रेस जो है अगर सरकार जो तानाशाही वाला कदम उठाती, तानाशाह की तरह व्यवहार करती है, तो इसका मतलब ये है कि फिर अगले चुनाव में जो है जनता उसको आईना दिखाएगी। और इन सब न्यूज़ को, इन सब चीज़ों को बताने का जो कार्य है, लोगों तक पहुँचाने का जो कार्य वो कौन करता है, प्रेस ही करती है। तो प्रेस इस प्रकार से देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे भारतीय समाज में। ठीक है, और इस प्रकार देखते हैं काफ़ी सब चीज़ें इस तरह से हैं। अब बात करें अगर सीमाएं क्या है, देखिए वही सीमाएं हैं जो प्रेस पे सीमाएं वही हैं जो आपकी मतलब नागरिकों पर, सामान्य नागरिकों पर लागू की गई हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता की सीमा ये है कि भारत सहित किसी भी देश में प्रेस की स्वतंत्रता असीमित नहीं। देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के देश जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ देश तो ऐसे हैं वो बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। जैसे आप चाइना की बात करें तो चाइना में जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो अखबार होते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो वही बताते हैं जो सरकार चाहती है। ठीक है, सरकार से इतर वो कुछ भी नहीं बताते हैं और कभी भी सरकार की बुराई नहीं करते हैं। हाँ, तो इस तरह की समस्या आप देखेंगे। फिर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो भी वहाँ का भी प्रेस जो है, मतलब कई ऐसे देश हैं जो बिल्कुल ज़्यादा बहुत कड़े प्रतिबंध लगे हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी छूट, यहाँ पे स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई। लेकिन हमारे देश में, भारत में आप देखेंगे जिस प्रकार से नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो स्वतंत्रता है, उसके द्वारा जो है प्रेस को भी सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। और इस प्रकार से देखते हैं कि भारत में जो प्रेस है एक काफ़ी सशक्त है। ठीक है, बाकी के कंपेरिजन में। तो कि भारत सहित किसी भी देश में प्रेस की स्वतंत्रता जो है असीमित नहीं है। भारत का संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 सीमाएं लगाता है, जो कि प्रेस पर भी स्वतः लागू होती हैं। तो जो आपके नागरिकों के लिए लागू है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो आपकी प्रेस पर भी लागू है। इसका मतलब ये है कि प्रेस भी वो सीमाओं को मतलब देखेगा, ध्यान रखेगा कि कहीं भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह या सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले वक्तव्यों को या चैनल पे कार्यक्रमों को प्रसारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो सीमाएं हैं वो प्रेस के ऊपर भी लागू होती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, हमने कुछ बातें अभी हमने आर्टिकल 19 की शुरुआती दौर में देखा। अभी ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, काफ़ी विवाद है इसमें, तो हम इसको अभी और ले देखेंगे। मतलब अगले भी वीडियो में हम आर्टिकल 19 को ही डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 20 इत्यादि पर आगे फिर मूव करेंगे। तो इसको आप ध्यान रखें कि ये भी हमारा भी चलने वाला है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और उसके लिए मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आंसर आपसे अपेक्षित है। तो ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।